हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू नंदिनी आईएएस। आई होप आपने क्लास 6, 7th, 8th और 9th की हिस्ट्री के मैराथन की क्लासेस देखी होंगी। और अगर आपको उसके अंदर आपने नोट्स बनाने भी चालू किए होंगे। अगर आपको उसके अंदर कोई डाउट्स आता है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। ऐसा बोलूँ कि ये एक बेसिक एनसीईआरटी की हिस्ट्री के अंदर आखिरी एनसीईआरटी है, क्योंकि उसके बाद जो हम 11th-12th की एनसीईआरटी करेंगे वो काफ़ी डिटेल वाइज करेंगे और उसके अंदर जो चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है चैप्टर वाइज वो काफ़ी डिटेल में कर रखी है। ठीक है। और अगर उसके अंदर आप बहुत ही माइन्यूट तरीके से उसके अंदर डिटेल को यूज़ करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। आपने अब तक जो भी 6, 7, 8, 9th में पढ़ा है उसका प्रॉपर रिविजन होगा इस एनसीईआरटी के अंदर। उसके बाद आपका जो बेसिक नॉलेज हमने जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में किया था, ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th, वो एनसीईआरटी का भी नॉलेज इसके अंदर यूज़ होगा। ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th की एनसीईआरटी के साथ। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, हर एनसीईआरटी के पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले प्रियम्बल होता है, उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है। यूपीएससी हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है वो प्रियम्बल में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते ही हैं। ठीक है। तो उसको ज़रूर पढ़िए। अच्छा, आप लोगों में से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या फिर अपने मेंटोर से बात करते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी राय देते हैं कि सारी एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए, मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है। क्योंकि एक तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है। आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना जो हमें एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मिलते हैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स में। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको वो टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी या फिर सजेस्ट करूँगी कि कुछ सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो आप 100% पढ़िए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप जैसे मान लो सोशियोलॉजी आप अपना ऑप्शनल लेते हो तो सोसाइटी की 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए। साइकोलॉजी अगर आप अपना ऑप्शनल लेते हो तो 11th-12th की साइकोलॉजी की पढ़िए। पबैड लेते हो तो पॉलिटी की तो आप एनीवे आप जीएस में पढ़ ही रहे हो 11th-12th की, बट उसके लिए फिर से आप वो पढ़िए। तो मतलब आप अगर ऑप्शनल जो चूज़ करते हो ना उस सब्जेक्ट की 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो। बट अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए पढ़नी ही चाहिए। ठीक है। कोई भी ये बोले कि अरे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है। और ठीक है, और आपका डायरेक्ट बेस ज़रूर क्लियर होता है। ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए, एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। चैप्टर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हमें दिखेंगे सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है। ओवरऑल 5 चैप्टर हैं, बहुत आराम आराम से करेंगे। और मोस्टली आपके जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो हमने जो भी अभी 8th और 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा है उसका रिवीजन है यहाँ पे। ठीक है। चैप्टर नंबर 3rd और 4 है, इसके अंदर मिक्स्ड है। इकोनॉमिक्स का जो हमने पार्ट पढ़ा था, ठीक है, उसका प्लस हिस्ट्री का कुछ पार्ट मिक्स्ड है। एंड चैप्टर नंबर 5 जो है वो काफ़ी जनरल चैप्टर है। इसके अंदर हम काफ़ी जनरल बातें करेंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग की, जिनको आप अपने एसे राइटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने का एक फ़ायदा भी होता है कि आप एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और जो लैंग्वेज है जिस तरीके की, वो आप ना अपने एसे के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। जो भी डायग्राम्स, मैं आपको कई बार डायग्राम्स बताती हूँ, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि ये देखो, ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये पेंटिंग, ये डायग्राम ये एक्सप्लेन कर रहा है। सो यू कैन यूज these paintings, these diagrams in your examples in your essay writing. चलिए चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, एक बार हमेशा ध्यान रखना, हम ये अदरवाइज ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे कि है ना ऐसा नहीं है कि यूरोप हमेशा से ही प्रोग्रेसिव थॉट पे था या फिर हमेशा मॉडर्न वर्ल्ड था। आप आज जो देखते हो एजुकेशन, फ्रीडम,
इक्वालिटी, लिबर्टी, ये प्रिंसिपल हमेशा यूरोप में नहीं थे। इट जस्ट कि यूरोप जो है वो पहले ज़्यादा एनलाइटन हो गया एंड इन्होंने जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन पहले करने शुरू किए। अदरवाइज़ अगर हम इंडिया में भी आते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे वर्णा सिस्टम थे। वर्णा सिस्टम के बाद अगर हम देखें तो ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट था, वायलेंस ज़्यादा था, जिसकी वजह से दो आइडियोलॉजीज डेवलप हुई, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। ठीक है, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज थी कि सब इक्वल होने चाहिए, इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा और महावीरा ने अपना लिबरेशन का एग्जाम्पल दिया, लिबरेशन फ्रॉम डिज़ायर्स, लिबरेशन फ्रॉम मोह माया, है ना, इनका एग्जाम्पल दिया। नॉन अटैचमेंट का प्रिंसिपल दिया, ठीक है, जो कि आप देखते हो हम आज रियल टाइम में अगर एक वो एप्लीकेशन देखते हैं उनकी तो बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, राइट। उसके बाद हम बाद में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भक्ति मोमेंट, सूफी मोमेंट, ब्रदरहुड, फटर्निटी, ये सारे प्रिंसिपल्स इनके थ्रू शुरू हुए। कीर्तन, भजन, सेक्युलरिज्म, ये सारे प्रिंसिपल्स आए। ठीक है, तो अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो इंडिया में तो ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम में शुरू हो गई थी, दैट इज़ इन फ्रॉम फर्स्ट AD टू अगर आप मान लो 1000 AD तक। ठीक है, बट यूरोप में पता है उस टाइम पे क्या था, यूरोप में उस टाइम पे बहुत ही डार्क फेज चल रहा था। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, देन आई विल डिस्कस दिस टॉपिक रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में दे रखा है। बट यूरोप के अंदर तो टिल 17th सेंचुरी वहाँ पे पूरा डार्क एज था। सोचो 17th सेंचुरी में डार्क एज, एंड हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे तो आप अगर देखो 10 और 11 सेंचुरी में हमें जागरूकता हो गई थी कि ब्रदरहुड होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। बट फिर भी यूरोप ने ही क्यों कॉलोनीज बनाई, इंडिया ने कभी जाके किसी में कहीं कॉलोनीज क्यों नहीं बनाई। चाइना में भी सिविलाइजेशन सबसे पहले हुआ, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, चाइना ने कहीं यूरोप में जाके एक्सप्लोरेशन क्यों किया, चाइना ने अपने नियर बाय रीजन में ही कॉलोनीज डेवलप करना शुरू किया, लाइक जापान को बनाया, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को बनाया, लाइक दैट, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, लेकिन इंडिया में जब भारत में इतना कुछ डेवलप हो चुका है, आप देखो, आप भी आज देखते हो हिंदुत्व, है ना, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे ऑल प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। हिंदुइज्म सेक्युलरिज्म के बारे में बात करता है और वो हमारे मोमेंट्स में दिखाई देता है, लिटरेचर में दिखाई देता है। देन यूरोप ने ही क्यों कॉलोनीज बनाई, इसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। मैंने आपको बताया था एंशिएंट टाइम डिस्कस करते वक्त कि गुप्ता एज के टाइम पे, शकास कुशानास के टाइम पे हमारा ट्रेड जो है वो रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छा था। हमें उस टाइम पे सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, क्योंकि हमसे सामान, इंडिया से सामान वहाँ इंपोर्ट होता था, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करती थी सामान, और वहाँ से जो कॉइन्स होते थे वो इंडिया में आते थे। ठीक है, वी हैड एम्पल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हम हमेशा से सरप्लस पे थे। बट we never focused on geographical exploration as in कि we never wanted to do slave trade। हम अपने ही यहीं पे फोर्स लेबर करवा रहे थे, स्लेव्स को बना के, बंधुआ मजदूर जिनको कहते हैं, लाइक हमने देखा था शुद्रास को हम फोर्सफुली काम करवाते थे। लेकिन यूरोप के अंदर वर्णा सिस्टम नहीं था, वहाँ पे क्लास सिस्टम था, एंड वहाँ पे जो आइडियोलॉजी है मर्केंटाइलिज्म, वो वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग आइडियोलॉजीज़ जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ उस आइडियोलॉजीज़ का। उस आइडियोलॉजी का विकास होने के बाद दे फोकस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री पार्ट, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, एंड उन्होंने देखा कि अपना माल बेचेंगे कहाँ पे बेचेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करना चालू किया कि हम अपना माल यहाँ आके बेचेंगे। तो बेसिकली अगर हम वैसे भी देखें तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे वो ट्रेड के पर्पस से आए थे, उनका कभी ये मोटिव नहीं था कि हम इसको अपनी कॉलोनी बनाएंगे, वो ट्रेड के पर्पस से आए थे। बट यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स थे, देखा कि इनइक्वालिटी है, आपस में ही लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है चीज़ों में, उनका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया, एंड दैट्स हाउ दे मेड इंडिया एज अ कॉलोनी। ठीक है, बट यूरोप जो है वहाँ पे डार्क फेज जो है यूरोप का, वो इतना ज़्यादा लंबा समय तक रहा है कि 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में लोगों को वहाँ पे एनलाइटनमेंट की होप मिली कि वहाँ पे एनलाइटनमेंट होना चाहिए। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, हमने देखा ना 1779 वाला एरिया में, ठीक है, और 1779 में इंडिया में क्या चल रहा था, बहुत आगे तक आ गए थे,
राइट। उसके बाद आप देखो कि वहाँ पे तब आइडियाज़ दिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाले आइडियाज़, राइट। तो एक चीज़ और है कि यूरोप में जब लोगों को एनलाइटनमेंट हुआ एजुकेशन में, रैशनैलिटी में, लॉजिकल माइंडसेट में, उसके बाद यूरोप ने हमेशा ही स्टेप फॉरवर्ड किया है, कभी किसको बैकवर्ड नहीं लेके गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि एनलाइटन हो रहे हैं लोग धीरे धीरे, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, हेल्थ का बढ़ रहा है, इक्वालिटी का बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, रैशनैलिटी बढ़ रही है, लॉजिक रीजनिंग बढ़ रही है, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी आइडियाज़, ये सब कुछ हमने वहाँ पे यूरोप में देखे, ठीक है। लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को रिवर्स किया। आज भी हम देखते हैं ना, जब भी लेट्स से अगर कोई भी हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर कोई प्रोग्रेसिव चीज़ होती है, लेट्स से बहुत सारे फेमिनिन मोमेंट अगर होते हैं, मी टू मोमेंट होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है ना कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है। एक हमारी सोसाइटी का जो कंजर्वेटिज्म वाला तबका है वो ये बात बोलता है, राइट। लेकिन ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एक पॉजिटिव वे में है। अगर हम प्रोग्रेसिव सोचते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम इंडियन वे में सोच रहे हैं, वी ऑलवेज थिंक कि वी आर थिंकिंग इन अ वेस्टर्न वे, राइट। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वेस्टर्न सोसाइटी एज इन दिस होल यूरोपियन सोसाइटी, और जो भी यूरोपियन सोसाइटी के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है, ठीक है, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुकी है। अब उन्होंने अपने इन प्रिंसिपल्स को रिवर्स नहीं किया। वाई पीपल गो टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन? वहाँ पे ऐसा वो कल्चरली क्या देख लेते हैं कि दे डोंट वांट टू रिटर्न टू होमलैंड। वो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहते। कोई लंदन चला जाता है, वेन एवर दे गो टू फ्रांस, इटली, दे डोंट वांट टू कम बैक। वाई? रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे जो लिबरेशन है थॉट प्रोसेस का, या वहाँ पे जो मेरिट बेस्ड सोसाइटी है, वो शायद हम यहाँ पे मिस करते हैं। मे बी दिस कैन बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि वो वापस नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि ऐसा क्या है यूरोप में कि वहाँ पे एनलाइटनमेंट सबसे ज़्यादा इतना जल्दी आ गया? वहाँ पे क्यों अभी, वहाँ पे क्यों नहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि अरे तुम ये प्रोफेशन के तो तुम यही करोगे, अच्छा लड़का हो, जेंडर हो, चलो हटाते हैं इसको, यहाँ रखते हैं। ये जो चीज़ें हम अपनी सोसाइटी के अंदर जनरलाइज वे में देखते हैं कि अच्छा लड़की है, ठीक है, क्या करना है, पढ़ लिख के शादी हो जाएगी, तो वो चीज़ें हम यूरोपियन सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो इतना ज़्यादा डीप हुआ था कि उसकी वजह से लोगों में ब्लड शेड हुआ है। वहाँ पे रिवोल्यूशन हुए हैं एनलाइटनमेंट के नाम पे, ठीक है। वहाँ पे आपस में झगड़े हुए हैं, एंड यूरोप वाज द मेन पार्टी फॉर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने इतना डिवास्टेटेड एनवायरनमेंट देख लिया है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देख लिया है कि दे डोंट वांट टू गो बैक टू दिस डार्क फेज। तो इसीलिए वो हमेशा बेटर 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 वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही सही है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ही जीना ही सही है। दे लेफ्ट देयर कंजर्वेटिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अभी भी यूरोप में बहुत ऐसी कंट्रीज है जो कंजर्वेटिज्म एलिमेंट्स पे जीती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इफ़ यू गो टू रोम, कंजर्वेटिज्म है वहाँ पे कंप्लीटली, बट स्टिल बहुत ही माइन्यूट पार्ट है वो। नो, अनलाइक एशिया, एशियन सोसाइटी में आप देखो, आपको कंजर्वेटिज्म जनरली आपको दिखेंगे, डिस्पाइट कंट्री डेवलप्ड है फिर भी, ठीक है। मोस्टली हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लो, इंडियन सोसाइटी कितनी भी डेवलप हो जाए, बट एक हमारे अंदर जो कास्टिज्म वाला पार्ट है, जेंडर बायस वाला पार्ट है, वो आ ही जाता है, ठीक है। और ये पार्ट यूरोप में अभी प्रेवेलेंट नहीं है। उन लोगों ने एनलाइटनमेंट को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया है कि वो आज तक इंटैक्ट है, डीप रूटेड है, ठीक है। बट यूरोप का जो डार्क फेज था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, ठीक है। वहाँ पे जो चर्च थे, नोबल्स थे, अपर क्लास में, जो क्लास की बात हो रही है, कास्ट की नहीं हो रही है, ठीक है, जो अपर क्लास में रह रहे थे, क्लर्जी सोसाइटी, ड्यूक्स जिनको हम बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी थे वो चीज़ों को लेके, ठीक है। उनके हिसाब से जो लोअर क्लास में लोग हैं उनको प्रेयर का भी अधिकार नहीं है, उनको भी लिटरेचर पढ़ने का अधिकार नहीं है। यूरोप में भी ऐसा था। हमने इंडिया की सोसाइटी के अंदर देखा, एंशिएंट इंडिया के अंदर, कि ब्राह्मण्स ये सोचते थे कि जो लोअर वर्णा सिस्टम में आते हैं उनको लिटरेचर पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ था, है ना,
जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी यही बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, सब इक्वल राइट्स है सबको लिटरेचर पढ़ने का, इक्वालिटी का प्रिंसिपल उन्होंने दिया। बट हमने ही उन प्रिंसिपल को रिवर्स कर दिया था। वी नेवर इम्प्लीमेंटेड दिस प्रिंसिपल इन लाइक इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमने उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई ही नहीं किया, बट यूरोप ने उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया। एंड द मेजर एग्जाम्पल इज फ्रेंच रिवोल्यूशन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ाया कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है। आप सिर्फ आइडियाज़ देखो, 3 निकल के आए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। बट वो बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड नहीं है, ये इनका मीनिंग है। इक्वालिटी किस चीज़ में इक्वालिटी और किस तरीके से इक्वालिटी। थीसिस लिखी है लोगों ने, मोंटेस्क्यू ने, इमैनुअल कांट ने इन पे थीसिस लिखी है। पीपल उनका लोगों को इसका रिसर्च टॉपिक होता है, पीएचडी कर रहे हैं इन पे, ठीक है। तो उन्होंने उनको बहुत सीरियसली लिया और फ्रेंच रिवोल्यूशन एक सीड्स जिसने बोया कि हम एनलाइटन सोसाइटी रहेंगे, एनलाइटन कंट्री ही रहेंगे, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया, यूरोप ने कैसे सोचा कि वी आर वन कॉन्टिनेंट। वो कभी नहीं बोलते कि वी आर वन कंट्री, वन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बैरियर्स नहीं है। आप फ्रांस से स्विट्जरलैंड बहुत आसानी से जा सकते हो, वाया बस, वाया ट्रेन। स्विट्ज़रलैंड से रोम, रोम से इटली, बहुत आसानी से आप जा सकते हो। हमारे यहाँ पे अगर हम इंडिया से बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं भूटान, तो हमें वीज़ा लगता है। अगर हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं वीज़ा लगता है। वी हैड बैरियर्स, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है क्योंकि वो अपने कॉन्टिनेंट को वन कॉन्टिनेंट, एवरीथिंग वन मानते हैं। यूरो करेंसी, कॉमन करेंसी चलती है वहाँ पे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन उनका है एक, हमारा कोई भी ऐसा करके एशियन यूनियन नहीं है। आसियान अलग है, सार्क अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग है। तो आप वैसे देखो कि उन्होंने अभी तक अपनी यूनिटी जो है वो बना के रखी हुई है, ठीक है। और सबसे मतलब कहते हैं ना हाई कन्वर्टेबल करेंसी है यूरो, सबसे महंगी करेंसी, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि यूरोप के अंदर क्या था, ठीक है। यूरोप के अंदर दिस इज द एनलाइटनमेंट का फेज आया। बट एनलाइटनमेंट का फेज कैसे आया, क्योंकि यूरोप के अंदर एक डार्क फेज चल रहा था, जहाँ पे क्लर्जी अबव पोजीशन पे थे, नोबल्स अबव पोजीशन थे। उन्होंने लेटर द चेस्टे एक सिस्टम स्टार्ट किया था कि वो उसमें लेटर में लिख देते थे कि गॉड की मर्जी है, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो अननेसेसरी उनको पनिशमेंट मिलती थी लोअर क्लास के लोगों को। चर्च की हाईएस्ट मोनोपोली थी, किंग भी चर्च को मानता था, चर्च वॉज सुपीरियर, ठीक है। तो इस तरीके से वो लेटर द चेस्टे को मैनिपुलेट भी किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके का वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। बट धीरे धीरे लीडर्स, एनलाइटन थिंकर्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आइडियाज़ दिए, ठीक है। रूजो, इमैनुअल कांट, मोंटेस्क्यू, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल दिए कि नहीं ऐसा नहीं होता, लिबर्टी होती है, ऐसा पोप कभी नहीं किसी को बोल सकता है, क्योंकि सबके एक बर्थ राइट भी होता है, नेचुरल राइट्स भी होता है। एंड 2 तरीके के राइट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल राइट्स, दूसरा होता है कि पीपल एक्वायर्ड राइट्स, ठीक है। पीपल एक्वायर्ड इट, जैसे कि आपके काफ़ी सारे नेचुरल राइट्स होंगे, लेकिन कुछ राइट्स होते हैं जो आप पैदा होने के बाद एक्वायर करते हो, वो आप पॉलिटी में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे उनके बारे में, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के पैम्पलेट्स, पेंटिंग्स, ठीक है। मोनालिसा की पेंटिंग, क्यों उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया है, मोनालिसा क्यों बनाया, मेल भी तो बना सकते थे, वो नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि विमेन जो है वो भी इक्वल है, वो इन्फीरियर नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने पेंटिंग से थ्रू लोगों को एक्सप्लेन किया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने इसमें सबसे पहले जब ये एनलाइटनमेंट का प्रिंसिपल आया तो सबसे पहले एक रिवोल्यूशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। ऑल्दो अमेरिका में ऑलरेडी एक रिवोल्यूशन हो चुका था जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन उसने लोगों पे इतना छाप नहीं छोड़ा जितना फ्रेंच रिवोल्यूशन ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो ब्रिटिश से आज़ाद हुई थी, ठीक है। उन्होंने अपनी वो एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी अमेरिका को, अमेरिका उससे आज़ाद हुई थी, तो उन्होंने अपने आज़ादी के लिए लड़ा। उसके बाद अमेरिका ने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया, ठीक है। वो इन्वॉल्व ही नहीं हुए कभी और यूरोप के अंदर किसी भी चीज़ों से। लेकिन ये यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट था,
वहाँ पे आपस में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है क्या, क्रिश्चियन के अंदर दो मोमेंट्स हुए थे, एक प्रोटेस्टेंट मोमेंट हुआ था, फिर एक कैथलिक मोमेंट भी हुआ था, ठीक है। उनमें भी दो डिवीजन है, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। उनमें क्यों आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे? एंड प्रोटेस्टेंट जहाँ पे रहने गए थे, शिफ्ट हुए थे, उनको मारा गया था, हटाया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा फिर उन्होंने प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखा। आज भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑलवेज कोई भी रिलीजन के दो सेक्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा, इन दोनों की आइडियोलॉजीज थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे जैनिज्म में दिगंबर श्वेतांबर डिफरेंस होते हैं, मुस्लिम में शिया सुन्नी, यहाँ पे के क्रिश्चियन के अंदर प्रोटेस्टेंट और आपका कैथलिक, है ना, दोनों में डिफरेंस होता है आइडियोलॉजीज में। तो यूरोप पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को ऐसे आइडियाज़ दिए थे, यूरोप में स्पेशली, क्योंकि यूरोप में हर जगह क्लर्जी सिस्टम था, हर जगह डार्क फेस चल रहा था। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एनलाइटनमेंट का प्रिंसिपल प्रैक्टिकल वे में अप्लाई किया, और जो आइडियाज़ ये थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, वो बाकी यूरोप के जो कंट्रीज थी उनको हिला दिया उन प्रिंसिपल्स ने। यूरोप के लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि एक फ्रेंच जो कि इतनी छोटी सी कंट्री है हमारे ही एरिया की, उसने रिवोल्यूशन करके राजा को हटा दिया, अपनी गवर्नमेंट बनाई और वहाँ पे वॉर जीत रहे हैं नेपोलियन वगैरह। तो इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा उभर के बाहर आई है, इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लोगों को अवेकन कर दिया था, यूरोप के लोगों को। बाकी जो यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने फिर सिमिलर तरीके के मूवमेंट जो है वो चालू किए थे। तो यूरोप में रिवोल्यूशन भी हुए, रिवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड रिवोल्यूशन ऑफ 1848, ठीक है, जहाँ पे एक तरफ कॉलोनीज बना रखी थी कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने बाकी जगह कॉलोनीज बना रखी थी, वहाँ पे सिमिलर मूवमेंट भी हुए थे। बट इन मूवमेंट्स ने जो रिजल्ट था वो यही रखा था कि यस, दीज प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन के प्रिंसिपल को हर एक मोमेंट के अंदर यूज़ किया गया। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में भी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी। वर्ल्ड वॉर 1 के जो कॉज थे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा हिटलर को सॉरी जर्मनी को झेलने पड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 के। जर्मनी पे सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे, तो जर्मनी ने कहा यहाँ पे इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, हम पे क्यों सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। एंड वर्ल्ड वॉर 2 होने का रीज़न ही यही था क्योंकि जर्मनी हमेशा से ही अपने आप को वो मानता था कि मेरे साथ बुरा हुआ है, एंड दैट्स हाउ द नाजिज्म एंड फासिज्म ओरिजिनेटेड इन इटली एंड जर्मनी, राइट। तो अब आप फ्रेंच रिवोल्यूशन देखो जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसने हटा दिया था एब्सोल्यूट मोनार्क को। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में तो मैंने आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर बताया था, लाइक आई हैव एक्सप्लेन यू द स्टेट जनरल, ठीक है। स्टेट्स क्या होते हैं, 1 स्टेट, 2nd स्टेट एंड 3rd स्टेट, मैंने आपको बताया था। 3rd स्टेट डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन 1st स्टेट और 2nd स्टेट ने कहा नो, 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने जाके खुद ही अपनी नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी थी, एंड दैट्स हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड, रिवोल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद आई टोल्ड यू कि नेपोलियन आए थे, ठीक है। मैंने आपको 5 रूल डायरेक्टरी भी बताया था। उसके बाद आपको ये भी बताया था कि नेपोलियन, दे कॉल्ड नेपोलियन, नेपोलियन एक सिंपल सा सोल्जर और मिलिट्री ऑफिसर था, उनको बुलाया और बोला कि हमारी हेल्प करो, एंड नेपोलियन ने क्राउड को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करके उनकी हेल्प की। एंड नेपोलियन जब अच्छा जनरल बना तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉर जो है लड़े, ब्रिटिश के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने वॉर लड़े, इजिप्ट को हराया, तो लोग जो है उसको पूजने लग गए। उसके बाद नेपोलियन ने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जो आज भी चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लोग जो है वो नेपोलियन को काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, एंड नेपोलियन बिकेम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन होल यूरोप, ठीक है। अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इतने आइडियाज़ जो हैं वो लोगों को दिए कि जर्मनी, उन्होंने एक प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी, ये देखिए इस तरीके से। तो लोगों ने अपने जो अग्रेशन है और जो अपना इमोशंस है वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया। आई टोल्ड यू 6th क्लास में एनसीईआरटी में कि लोगों को कैसे पता चलता है हिस्ट्री में कोई चीज़ रही होगी, वाया ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, लिटरेचर, यहीं से पता चलता है। पैम्पलेट्स या कोई मॉन्यूमेंट बना रखा होता है, आर्किटेक्चरली पता चलता है, राइट। सिमिलरली अगर आज की बात करें, आपके जो जनरेशन आएंगी, हमें हमारी जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या काम किया है, वाई सोशल मीडिया नाउ, इट बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, राइट। तो इस तरीके से पता चलता है। तो सिमिलरली वहाँ पे देखिए लोगों ने अपना एक्सप्रेस जो किया इमोशन, वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया।
तो दिस गेव द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन होल यूरोप। सभी यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे हर जगह एब्सोल्यूट रूलर का रूल था, ठीक है, वहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म था, तो लोग उनको हटाना चाहते थे कि राजा का रूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर होना भी चाहिए राजा का रूल तो देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्की से काम नहीं चलेगा, लोगों की विल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल्स विल आर इम्पॉर्टेंट। रूजो ने जो आइडिया दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर बताया था कि राजा की क्या ड्यूटी है और इन लोगों की क्या ड्यूटी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है वो किस तरीके से अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। तो यूरोप के अंदर हमें नेशनलिज्म की जो भावना है वो दिखाई देती है। यहाँ पे ना डिफरेंट एम्पायर है देखो, और है ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब बस एक बार देख लेना, पढ़ लेना। हैब्सबर्ग एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल कर रहा है, ठीक है। अब देखो हैब्सबर्ग मतलब डायनेसिटी, जैसे हमारे यहाँ पे थी गुप्ता डायनेसिटी, मॉडर्न डायनेसिटी, वैसे वहाँ की डायनेसिटी का नाम है हैब्सबर्ग। तो ये आपको ना थोड़े बहुत नाम याद रखने पड़ेंगे, बोर्बन, हैब्सबर्ग, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है, पहले आज हमें जो यूरोप दिखता है ना वो बिल्कुल वैसा नहीं था। उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट ही किंगडम्स थे, एक तो था फ्रांस का, एक था जर्मनी का नहीं था, उसको हम बोलते थे प्रशा, ठीक है, एक था ऑस्ट्रिया, यहाँ पे आ गया स्पेन, यहाँ पे आ गया पोर्टुगल, ठीक है। इटली नहीं बना था, जर्मनी नहीं बना था, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने नहीं, ये जर्मनी और इटली का होल पार्ट जो है वो इस तरीके से ले रखा था, ठीक है। उसके लिए ही फिर दो इवेंट हुए थे जिसका नाम है जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटली यूनिफिकेशन, जहाँ से प्रशा को हटाया और फिर उसकी जगह बना जर्मनी, और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट को और प्रशा के कुछ पार्ट को मिला के बना इटली, ठीक है। तो पहले ना ये चार एम्पायर ही एक तरीके से ना इस तरीके से यहाँ पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे रशियन एम्पायर था, जार डायनेसिटी, और ब्रिटेन के अंदर एज सच कोई किंगडम का रूल नहीं था, वहाँ पे क्वीन थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट तरीके का सिस्टम था, अनलाइक दीज एम्पायर्स। वहाँ की जो सोसाइटी थी वो लिबरल थी, इस तरीके की एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे जो था वो पूरा प्रॉपर एब्सोल्यूट मोनार्की था। बट आप ये बात ध्यान रखो कि जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर है, यहाँ पे हैब्सबर्ग डायनेसिटी काम कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, एक कुछ होंगे जर्मन स्पीकिंग लोग रह रहे होंगे, ठीक है, कुछ वहाँ पे इटालियन स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, ठीक है, कुछ रशियन स्पीकिंग लोग भी रह रहे हैं। तो यहाँ के जब अलग अलग लोगों की भाषाओं के लोग रह रहे हैं तो उनमें नेशनलिज्म जगी कि हमें अपने भाषाओं के लोगों को अलग करना है और उनकी एक कंट्री बनानी है, ठीक है। जैसे हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है वो यूरोप की मेजर लैंग्वेज है, नहीं। अगर आप किसी फ्रेंच से बात करोगे, फ्रेंच वुमेन, फ्रेंच मैन, तो दे डोंट नो इंग्लिश, उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो प्रिफरेबली फ्रेंच में बात करते हैं। जर्मनी के अंदर जाने के लिए आपको जर्मन का लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है वहाँ की कंपनी के लिए। रशिया में जाने के लिए रशियन ज़रूरी है, कजाकिस्तान में जाने के लिए कजाकी लैंग्वेज आना चाहिए। तो सिमिलरली वहाँ पे इंग्लिश डोमिनेंट नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश डोमिनेंट नहीं है, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाती है और वही उनकी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे लोगों में उस टाइम पे ये अवेकनिंग आई थी कि हमारे जो एरिया के अंदर उस तरीके से अलग कर देना चाहिए जो हमारी स्पीकिंग के लोग हो। जर्मन स्पीकिंग है तो उनका एक अलग से एरिया बना दो, कुछ रशियन बोलते तो उनका अलग से एरिया बना दो। तो इस तरीके से यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना जो है वो इस तरीके से चली और उसकी वजह से आगे आगे चीज़ें हुई, जैसे जर्मन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, यही मेन रीज़न था। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न तो था ही, बट ये कल्चरली रेशियल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था। अब ये देखो, ये सिमिलरली वही चीज़ है। फर्स्ट स्टेट के बारे में बताया कि एरिस्टोक्रेसी लोग रहते थे, वो क्या होते थे, रिलीजियसली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानते थे अपने आप को, उनको मानता था कि चर्च का अधिकार उनके पास है, ठीक है, हाई सोसाइटी में रहते हैं, पावरफुल है वो, ठीक है। और जो मेजॉरिटी में नहीं थे, वो मेजॉरिटी में नहीं थे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेट में माइनॉरिटी में लोग थे, मेजॉरिटी में कौन आएगा, थर्ड स्टेट वाले पीजेंट, आर्टिजन्स वगैरह, राइट। सो बट धीरे धीरे हम जब देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो आपको मैंने रशियन रिवोल्यूशन के टाइम पे बताया था कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, लेबर क्लास बढ़ेगी, लेबर क्लास ही तो बढ़ेगी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। मालिक आके थोड़ा काम करेगा, फैक्ट्री सिस्टम में कैसे आपको दिखाया था ना, फैक्ट्री कंडीशन कैसी थी फैक्ट्री सिस्टम में लंदन के अंदर,
कुछ आइसोलेट में रह रहे हैं लोग, डिप्रेशन में रह रहे हैं, कुछ लोग देखो साथ में मिलके बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ लोग देखो गंदे अनहाइजीनिक कंडीशन में सो रहे हैं, लाइक दैट। आई एक्सप्लेन यू दैट पेंटिंग है ना ब्रिटेन के अंदर जो चल रही थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा कौन डेवलप होने लगा? न्यू मिडिल क्लास डेवलप होने लगे, जो काम करते हैं, थोड़ा चीज़ें अफोर्ड करते हैं और थोड़ा अच्छे लाइफस्टाइल से रहते हैं। और एट द सेम टाइम वर्किंग क्लास भी डेवलप हो रही है, जिनको हम वर्किंग क्लास कहते हैं आज भी। मिडिल क्लास मतलब वर्किंग क्लास, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका डेवलप हो रहा था, लाइक न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, न्यू बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सारे ग्रुप जो है वो डेवलप हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब जब ये वाले ग्रुप डेवलप होंगे तो इनको हम एक तरीके से कह सकते हैं ना कि हाँ यार, दे आर काइंड ऑफ एजुकेटेड पीपल, है ना। तो एजुकेशन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था यूरोप के अंदर इन दिस 18th सेंचुरी। लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास who stood for freedom for the individual and equality of all before law because they were suffering from inequality। तो वो उन्होंने उनके अंदर से वो प्रिंसिपल आया कि नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, एंड दैट्स हाउ दे गिव दिस प्रिंसिपल इक्वालिटी फॉर ऑल। और फ्रेंच रिवोल्यूशन ने तो ऑब्वियसली एंड कर दिया था ऑटोक्रेसी को और क्लरिकल प्रिविलेजेस को, जिसकी वजह से ये आइडियाज़ जो है वो बाकी यूरोप में भी स्प्रेड हुए। ये बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब ये नहीं होता कि आपका यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज मतलब आपको जो राइट टू वोट होता है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ वो, बट इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो यूरोप के अंदर चल रही थी। अब जो यूरोप के अंदर जो राजा लोग थे, जिनकी डायनेसिटी थी, ऑस्ट्रियन डायनेसिटी, प्रशिया में जो डायनेसिटी थी, है ना, रशिया में जो डायनेसिटी थी, वो लोग डर गए थे इन चीज़ों से कि अरे अब लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि राजा और रानी को हटाओ, लोग डिमांड कर रहे हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, लोग डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि लोगों को हटाओ यहाँ से। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिर राजाओं के बीच में और लोगों के बीच में, एंड दैट्स अ मोमेंट स्टार्टेड, एंड दैट मोमेंट इज रिगार्डेड एज अ 1830 मोमेंट, मोमेंट ऑफ 1830, रिवोल्यूशन ऑफ 1830 या फिर रिवोल्यूशन ऑफ 1848। उस टाइम पीरियड में वो, इसलिए उसको रिवोल्यूशन ऑफ दैट पीरियड बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ लोगों ने डिमांड की, लोगों ने कहा ठीक है अब राजा और ठीक है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है। वहाँ पे ना एक ब्लैक डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, प्लेग फैल रहा था यूरोप में, ठीक है। तो लोगों का ये मानना था कि जब ये सारी चीज़ें फैल रही है तो राजा ये सब तो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, फेमाइन हुई है, राजा नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। मैंने आपको ब्लडी संडे इवेंट बताया था रशियन रिवोल्यूशन में कि लोग चले गए थे वहाँ पे राजा के घर के बाहर, की डिमांडेड कि हमें खाना दो, हमें ब्रेड दो, लेकिन राजा ने मना कर दिया था, जार ने मना कर दिया था, जार निकोलस ने। तो लोगों ने क्या किया, मूवमेंट शुरू किया, एंड दैट्स रशियन रिवोल्यूशन स्टार्टेड। फ्रांस में भी मैंने ऐसा बताया था कि लोग राजा के घर के बाहर चल गए थे कि बैंकरप्ट हम हो रहे हैं, हमें ब्रेड दे दो, लेकिन राजा ने क्या बोला, राजा ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, इनफैक्ट उनको मारने लग गए राजा लोग, है ना। तो लोगों में अग्रेशन बढ़ा। तो लोगों ने बोला कि जब राजा इतने ही काबिल हैं और इतने ही ज़्यादा सुपीरियर है तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करे। लेकिन जब राजा वो नहीं कर पाए तो लोगों को लगा कि नहीं, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि हम रिवोल्ट करें और हम अपना अधिकार लें और इन राजा लोगों को सिस्टम जो है वो ख़त्म करें, और यहाँ पे एक उस लीडर को लेके आए जो कि हमारी चीज़ें पूरी करेगा। एंड ये चीज़ें जो है वो होल यूरोप में चलती रही, वर्ल्ड वॉर 1 तक चलती रही थी। ठीक है, अच्छा, और उसके अंदर फिर एक इम्पॉर्टेंट लीडर आया था, मैंने आपको हमेशा बताया कि नेपोलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से लीडर, मिलिट्री लीडर, सोल्जर और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, क्योंकि कोई उसका बैकग्राउंड जो है वो एक राजा महाराजा का नहीं था, वो सिंपल एक सोल्जर था, सिर्फ आर्मी मैन था, सिर्फ लड़ रहा था, ठीक है। उन्होंने जब राजा महाराजाओं को हराया तो लोगों में और वो हो रहा कि अच्छा, एक नॉर्मल इंसान जो कि एक मिलिट्री बैकग्राउंड का है और लीडर है वो राजाओं को हरा सकता है, और इस कंडीशन पे कि हमें इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल्स पे आने दो, राइट्स दो हमें। तो फिर जब उनकी डेथ के बाद ऑब्वियसली वियना ऑफ कांग्रेस हुई 1815 के अंदर, नेपोलियन की डेथ के बाद, जहाँ पे ये चेंजेस किए गए, जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे ना उसको रिवर्स कर दिए कि हम नेपोलियन के चेंजेस को अप्लाई नहीं करेंगे। जो भी टेरिटरी फ्रांस ने लूटी थी या फ्रांस ने कैप्चर की थी
वो सब जर्मनी मतलब रशिया, ब्रिटेन, उन सब ने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो यूरोप में पहले रिवॉल्यूशन हुआ, राजा लोग डर गए उससे। फिर जब जिस लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, लाइक नेपोलियन ने किया, उनके मरने के बाद राजा लोगों ने खुद से वापस अपनी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव करने की सोची कि नहीं हम ही सुपीरियर रहेंगे। लेकिन लोगों में ऑलरेडी अवेकनिंग आ गई थी, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसीलिए रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 हुआ और 1848 हुआ, जहाँ पे कम्प्लीटली कोशिश की गई कि राजाओं को हटा दिया जाए पूरी तरीके से। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहा था। आप जो आज जो ये देखते हो ना बाल्कन कंट्रीज, वो पहले एक ही था पूरा, चेकोस्लोवाकिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना जो आप देखते हो, देखना आप इटली के पास में। ठीक है, वो पूरा जो है वो ये बाल्कन स्टेट वो पहले पूरा एक ही था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लोगों में अवेकनिंग आई, लोगों ने अपने रेशियल फीचर्स के हिसाब से, जो लैंग्वेज स्पीकिंग के हिसाब से उनको अलग किया। वहाँ पे भी बहुत सारे मोमेंट्स हुए। ठीक है, वाई? बिकॉज लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे राजा महाराजा को। लोगों को था कि हमें अपना प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना है। इसके लिए क्लब ऑफ थिंकर्स इस तरीके से बैठते थे लोग, डिसाइड करते थे थिंकर्स कि आपस में क्या करना है, क्या रूल्स होने चाहिए। वैसे ही देखो, अब जो रिवोल्यूशंस हुए थे उनमें सबसे पहले मजीनी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका ये तो सब दे रखा है और डिस्क्रिप्शन की कैसे पैदा हुए, क्या वो सब ज़रूरी नहीं है। कार्बोनरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यंग इटली मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया, और यंग इटली मूवमेंट का इंस्पिरेशन कहाँ हमें किसने दी थी, याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था ना, यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी दरेजियो, उन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। इनफैक्ट हमारे जो आगे हम जब अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, हमारे जो भी एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हुए बाद में, उन्होंने भी इन मोमेंट से अपनी इंस्पिरेशन ली थी कि यूरोप में देखो ऐसे ऐसे मोमेंट हुए, उन्होंने राजा को हटा दिया और अपने आप को लिबरेट किया, अपने आप को सेपरेट कंट्री बनाई। इटली ने इसी टाइम पे इटली का यूनिफिकेशन हुआ था और जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ था। तो इन लीडर्स ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मजीनी और कार्बोनरी ने। जर्मनी में भी यहीं पे हुआ। एंड देन लीडर्स जो थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेस्पोटिक थे। अगर आज मान लो हमारा लीडर कोई है, मान लो आज हमारे यहाँ पे जो भी आज गवर्नमेंट चल रही है, मान लो कोई मूवमेंट चालू करता है, फार्मर्स मूवमेंट, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में चेंज मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हमारा लीडर उनको सपोर्ट करे। नहीं, कई बार ये भी बोल सकते हैं कि अरे ये तो हमारे सोसाइटी को, धर्म को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ना। तो सिमिलरली यूरोप के अंदर जब ये मूवमेंट चालू हुए थे, मैंने आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया था ना, एक कंजर्वेटिज्म होता है, एक लिबरलिज्म होता है, एक रेडिकलिज्म होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करें और सबको ये लगे कि ये पॉजिटिव चेंजेस है। नहीं, हो सकता है लीडर उनको सपोर्ट ही ना करे। तो सिमिलरली मेटरनिक एक ऐसा रूलर था जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर था। मैंने बताया ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल थी उस टाइम पे। हैब्सबर्ग डायनेस्टी सबसे पावरफुल थी। इनफैक्ट अगर आप ऑस्ट्रिया अगर आज देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम हैं और बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं फोर्ट सिस्टम, पैलेसेस वहाँ पे दिखेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। आपको सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम और आर्ट, लिटरेचर, ये सब मोस्टली आपको ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेंगे आज भी, क्योंकि वहाँ के एम्पायर जो था हैब्सबर्ग डायनेस्टी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में एक और रूलर था, या फिर इनको मान लो जनरल था, मेटरनिक। उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें आ रहे हैं ना, ये जो लीडर्स बनते हुए आ रहे हैं, जिनको आज़ादी चाहिए, जिनको सोशल ऑर्डर ठीक करना है, बेसिकली ये डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए। दीज आर द डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारा सोशल ऑर्डर वही रहना चाहिए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो नीचे वाला ही होना चाहिए, सेकंड स्टेट थोड़ा ऊपर, और फर्स्ट स्टेट सुपीरियर होना चाहिए, और क्लर्जी नोबल सबसे ज़्यादा सुपीरियर, राजा सबसे ज़्यादा सुपीरियर, यही होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों अवेकन कर रहे हैं लोगों को, ये गलत है। तो रूलर ने अपनी अपनी डेफिनेशन देना भी चालू किया कि अरे ये यंग इटली मूवमेंट क्या है, क्यों बनानी है इटली सेपरेट कंट्री, क्यों बनानी है जर्मनी, क्यों बनानी है सेपरेट कंट्री, नहीं बनानी है, नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो मेटरनिक पे एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में मिल सकता है, जीएस में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये एज ऑफ रिवोल्यूशंस ये हुई 1830 से लेके 1848 तक चला था। ठीक है,
अब इस मोमेंट के अंदर, इस बुक के अंदर है ना, ये मोमेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं कि क्या रीज़न था, लेकिन आप इसका जिस्ट समझो। जिस्ट यही है कि यूरोप के अंदर मोमेंट अवेकनिंग आई, लोगों में अवेकनिंग आई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप एग्जाम्पल लेना, ठीक है। लेकिन नेपोलियन की डेथ के बाद राजा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। राजा क्या एक्सेप्ट कर पाएगा कि इक्वालिटी आए, उनको थ्रोन से हटा के किसी और को बिठा दिया जाए? नेवर, कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे राजा लोग। आप कोई भी सोसाइटी के अंदर देख लो, क्या आज कोई ये बोल दे कि हमारी जो गवर्नमेंट बैठी है एट प्रेजेंट, उसको हटा के किसी और को बिठाना, क्या गवर्नमेंट उसको इजीली एक्सेप्ट करेगी? नहीं, कभी नहीं करेंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। आप इमेजिन करो कि आप राजा हो, आपको कल आके कोई सडनली मोमेंट इकट्ठा हो, आपको बोले कि राजा कल से आप रहोगे नहीं, आपको हटना पड़ेगा, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा है। अभी जैसे ये निपोटिज्म वाली लहर जो चल रही है, हर बॉलीवुड में भी चल रही है, इंडस्ट्री में चल रही है, एजुकेशन सेक्टर में चल रही है कि यार लोग अपने लोगों को बिठा देते हैं, तो अपने लोगों को बिठाएंगे, क्या उससे कुछ बदल रहा है? नहीं बदलता, बस अवेकनिंग आती है। तो सिमिलरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों में अवेकनिंग आई थी कि ऐसा भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। नहीं, तो राजा लोग घबरा गए थे। नेपोलियन के बाद राजा लोग घबरा गए थे कि लोगों में अव्वल लेवल की अवेकनिंग थी। लोग हर तरीके की चीज़ें कर रहे थे जिससे राजा हट जाए, किंगडम हट जाए। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे लोग, रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहते थे, ठीक है। तो लेकिन जब नेपोलियन की डेथ हुई, वो सबसे एक बड़ा इवेंट माना जाता है वियना ऑफ कांग्रेस। वियना ऑफ कांग्रेस है ना, यूरोप का पूरा नक्शा चेंज कर दिया था। मैं आपको बताती हूँ, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है, और मैं आपको बताऊं, जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे ना, वो हर साल वियना कांग्रेस पे क्वेश्चन देखेंगे, हर साल, क्योंकि वियना कांग्रेस इतना इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस ने, जो आज आप यूरोप देखते हो ना, वो वियना कांग्रेस ने ही सीड्स बोए थे वहाँ पे। वियना कांग्रेस में ये डिसाइड किया था, नेपोलियन ने जो भी चीज़ें की है ना, वो हम रिवर्स कर देंगे। और इस डिसीजन की वजह से ना लोगों में इतना भड़काऊ वाली चीज़ें शुरू हो गई। 1815 के अंदर है ना वियना कांग्रेस हुई थी। विद इन 15 ईयर्स लोगों ने रिवोल्यूशन करना चालू किया, जिसको हम बोलते हैं 1830 रिवोल्यूशन। लोगों में एकदम नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आ गई थी कि सही नहीं है, हमें हमें नेपोलियनिक ऑर्डर वाला एरा चाहिए, प्री वियना कांग्रेस वाला एरा चाहिए। लोगों ने डिमांड की डेमोक्रेसी। उन्होंने अपने जो सेंटिमेंट्स है, नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, वो एक्सप्रेस की वाया मूवमेंट। रोमांटिसिज्म किया। आज देखो ना, हम भी तो रोमांटिसिज्म करते हैं ना। रोमांटिसिज्म का मतलब निब्बा निब्बी नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब है कि जैसे कि हम भगत सिंह को, उनके लिए गाने लिखे गए, उनको एक नेशनल हीरो की तरफ पोर्ट्रे किया गया, तो इस आइडिया को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो ये रोमांटिसिज्म वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे यूरोप में चालू हुई कि जो नेशनल हीरो है, नेशनल हीरो उनको बोला गया जो राजा के खिलाफ रह के लड़ रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज बढ़ी नेशनल हीरोज के रूप में, उनको रोमांटिसाइज किया गया, उनकी कहानियाँ लिखी गई, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए, उनके लिए लिटरेचर बनाए, उनके लिए पेंटिंग्स बनाई। तो रोमांटिसिज्म उसको बोलते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा आने लग गई। नेशनल सेंटिमेंट्स, ठीक है, ग्लोरीफाई किया रीजन को, साइंस को, पेंटिंग्स के थ्रू। ये देखो इस तरीके से दिखाया कि देखो कैसे मैसेकर हो रहा है, पीछे देखो मैसेकर हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे इनको अच्छे से पोर्ट्रे किया गया कि ये लोग सफ़र कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर प्रिंसिपल्स कि नहीं, हमें हटाना है, हमें इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल लेके आना ही है, या कुछ हो जाए। हमें नेशनलिज्म वाली भावना है, हमें नेशन चाहिए अपना, ठीक है। अब देखो बहुत सारे पोएम्स लिखी गई, लाइक दैट। ये देखिए, जर्मन फिलोसोफर है जॉन गॉटफ्राइड। उन्होंने बोला कि जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द पीपल, हाउ, बाय फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस। ये सब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आप लोग देखते हो ना, हमारे जो राधा कृष्ण के भजन गाए जाते हैं, ठीक है, शिव जी के शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। बट मोस्टली आप देखो हम लोग चीज़ें कहाँ से फेमस करते हैं, फोक सॉन्ग के थ्रू। आपको फोक सॉन्ग, पोइट्री, ड्रामा के थ्रू ही पता है ना कि कृष्णा जी कहाँ रहते थे, राम भगवान कहाँ रहते थे, राम के भजन गाए जाते हैं, सीता माँ को पूजा जाता है,
क्या उनकी स्टोरी रही होगी, हम वहाँ से अपनी फीलिंग डेवलप करते हैं। आप लोग कई बार इमोशनल हो जाते होगे, रोने लगते होंगे, कई बार आप में भक्ति भाव आता होगा। तो ये सारे कब शुरू हुए थे? भक्ति मोमेंट का ही पार्ट है ये। दोहे लिखे गए थे, कबीर के दोहे इतने फेमस हैं, है ना, रहीम के दोहे इतने फेमस हैं। तो दोहों के थ्रू, कविताओं के थ्रू आपने इमोशन डेवलप किए, सेंटिमेंट्स डेवलप किए। वैसे ही देखो भारत माता को पोर्ट्रे किया गया, और भारत माता को सबसे ज़्यादा कब कब पोर्ट्रे किया गया था? जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वंदे मातरम लिखा गया, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। तो आप में एक फीलिंग आती है ना नेशनलिज्म वाली, और कहीं पे वहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म वाली फीलिंग आती है। तो सिमिलरली फोक पोइट्री के थ्रू ही दिखाया गया कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा है, हमें अपने कल्चर को अडॉप्ट करना है, बट एट द सेम टाइम जो हम पे इस तरीके से ऑटोक्रेटिक रूल कर रहे हैं उनको भी हटाना है। तो कल्चरली एक तरीके से आपको लिबरेट करने की कोशिश की गई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट सिस्टम तो यही बोलता था कि हम कल्चरली सबसे सुपीरियर है, आप लोअर क्लास के लोगों, लोअर तबके के लोग, आप सुपीरियर नहीं हो। तो ये सारी जो सेंटिमेंट्स है, ये जो सारी फीलिंग्स है नेशन बिल्डिंग बनाने की, वो आपको यहाँ पे दिखती है। अब ये को वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में लिखेगा, ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होगी उसमें, फ्रेंच में, जर्मनी में, हमारे यहाँ पे किस में लिखे गए? कुछ उर्दू में लिखे गए हैं, कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं, कुछ हिंदी में लिखे गए हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन किया गया है सदर्न इंडिया में अलग तरीके से, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ब्रज भाषा, आज भी सुनते हो ना भोजपुरी गाने, ब्रज भाषा जो अलग लिखी हुई, अवधी भाषा अलग लिखी गई है, राइट, लाइक दैट, ठीक है। तो यहीं पे मोमेंट हुए। फिर 1848 में भी मोमेंट हुआ था, क्योंकि 1830 के बाद जो मोमेंट हुआ था सक्सेसफुल हुआ था, बट फिर से राजाओं ने कंडीशन इंप्रूव नहीं की, फेमाइन आ गया, है ना, लोगों को और प्रॉब्लम होने लगी इकोनॉमिकली, फूड शॉर्टेज बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो फिर से पेरिस की रोड पे आ गए, भागने लगे इधर उधर, और मोमेंट जो है वो इस तरीके से चलता रहा था। और ये मोमेंट सिर्फ फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में ही चल रहा था ये, ठीक है, कभी एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं चल रहा था ये। देखो उन्होंने फिर और चीज़ें डिमांड की कि यूनिवर्सल मेल सफरेज होना चाहिए, विमेन लिबरल क्लास का में भी अलग से मूवमेंट चालू किया कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, नेशनल असेंबली बनी, वहीं पे आपको जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन आपको यहीं पे देखने का मिलेगा। इन रिवोल्यूशन के बाद ही जर्मनी अलग से बनी और इटली अलग से बनी। ये देखो इस तरीके से पार्लियामेंट बनाई कि हमें ऐसे पार्लियामेंट चाहिए जहाँ पे हम अपनी बातें रख सके, डिबेट कर सके, लाइक दैट। जर्मनी और इटली बनाई, ठीक है। जर्मनी कैन द आर्मी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ अ नेशन 110% ट्रू, क्योंकि जर्मनी यूरोप के अंदर एक फर्स्ट कंट्री है जिसने अलग से अपना एक नेशन बनाया। मैंने आपको बताया था पहले प्रशा था, प्रशा और ऑस्ट्रिया जो थे वो मिलके बना रहे थे जर्मनी एंड इटली, इनका अधिकार था। जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन प्रशा ने अपने आप को कार्व आउट करके अलग स्टेट नेशन जो बनाया उसको हम कहते हैं जर्मनी। और इटली ने भी ऑस्ट्रिया और प्रशा से चंगुल से निकल के एक अपना राज्य बनाया या स्टेट बनाया या कंट्री बनाया, उसको हम कहते हैं इटली। तो ये फर्स्ट थे, पहले जर्मनी बनी थी फिर इटली बनी थी, ठीक है। तो जर्मनी कैन द आर्मी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ अ नेशन 110% ट्रू, ठीक है। अब जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ था वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड इस बुक के अंदर भी ठीक से दिया नहीं गया है। बिस्मार्क थे, बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क, बहुत ही छोटा टाइम पीरियड रहा था इनका, बट इनके ही एफर्ट थे, इनकी ही सूझबूझ थी, इनकी ही डिप्लोमेसी थी, इनका ही दिमाग था कि जर्मन एक कंट्री बना। आज भी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं जर्मनी के अंदर बिस्मार्क के, उनके करिकुलम में भी बिस्मार्क का टॉपिक होता है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न जर्मन ना, तो आपको बिस्मार्क के बारे में पढ़ाते भी हैं वो, ठीक है। ये देखिए, nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power, but the new German state placed a strong emphasis on modernizing currency, banking, legal and judicial system in Germany, ठीक है। ये देखिए, पहले प्रशा था, प्रशा से यहाँ पे चीज़ों को निकाल के एक अलग से स्टेट बनाया जिसको हम बोलते हैं जर्मनी।
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इनको यूनिफाई किया गया और जर्मनी बनाया गया। इटली को भी सिमिलरली यूनिफाई किया गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किया क्या, ग्यूसेपी मज़िनी ने रोल प्ले किया था, 3 लोगों ने प्ले किया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मज़िनी के बारे में दे रखा है, देन कावूर के बारे में दे रखा है। ठीक है, और कावूर के बाद दे रखा होगा कार्बोनरी के बारे में, गैरीबाल्डी, या गैरीबाल्डी के बारे में। ठीक है, ये इस तरीके से इटली बना, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया का पार्ट था, बट इन्होंने अपने आप एरिया को निकाला और अपने आप को एक नया कंट्री बनाया जिसको हम बोलते हैं इटली। इंग्लिश में इंग्लिश एम्पायर भी बना, बट इंग्लिश का जो है वो थोड़ा अलग था। ठीक है, वहाँ पे आपको एक बता देती हूँ कि ब्रिटेन के अंदर है ना हर तरीके की सोसाइटी रहती थी, क्योंकि ब्रिटेन जैसा एक छोटा सा आइलैंड है, आप देखो बहुत आइसोलेटेड है यूरोप से, यूरोप के अंदर भी देखो तो बहुत आइसोलेटेड है, एक छोटा सा आइलैंड है, काफ़ी आइसोलेटेड है। इनफैक्ट आपने सुना होगा ब्री एग्जिट क्यों हुआ था, बहुत सारे उसका एक कल्चरली सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था। ठीक है, कल्चरली सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था। तो आप उस टाइम पे जो ब्रिटेन बना था काफ़ी अलग बना था, वो भी एथनिक केसेस पे बना था, बट इस तरीके का रिवोल्ट नहीं हुआ था ब्रिटेन को बनने के लिए। ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हमारे यहाँ पे बाकी यूरोप के अंदर देखो तो कंट्रीज़ के अंदर पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहाँ के लिए रिवोल्यूशन हुआ, बट ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्सल सफरेज था। बट कंट्री जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड था, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। देखिए आप ये ध्यान रखना, कैथलिक जो होता है ना वो सबसे पुराना रिलीजन है क्रिश्चियन के अंदर। ठीक है, यूरोप के अंदर ना कैथलिक्स ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, बट यूरोप में जब डार्क फेज चल रहा था, जब लोग एनलाइटनमेंट वाले आइडियाज़ में थे, तो लोग है ना भाग के ब्रिटेन पहुँचे थे सबसे ज़्यादा, कुछ ब्रिटेन पहुँचे, कुछ अमेरिका पहुँचे। ठीक है, तब तक कॉलोनियलिज्म था नहीं तब तक। ठीक है, ये 17वीं सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे ना उन्होंने अपने आप को एक नया नाम बता दिया, जिनको उन्होंने बोला जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैथलिक्स के, तो इसलिए उसको प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। काफ़ी लिबरल थे वो। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर ना 2 ही डिवीज़न है, एक आपको कैथलिक मिलते हैं और आपको एक प्रोटेस्टेंट मिलते हैं। तो इनके बारे में ही जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ब्रिटेन के अंदर हुआ था, एंड उसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकला ब्रिटेन, और उन्होंने फिर अपने आप को एक नेशन स्टेट जो है वो किस तरीके से बनाया, दैट्स हैज़ बिन गिवन हियर। ठीक है, अदरवाइज ब्रिटेन की जो कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन, वो यूरोप की तरह नहीं थी, वो काफ़ी लिबरल थे ब्रिटेन में। वहाँ पे पार्लियामेंट 1668 से एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज बहुत पहले से है, किंग डोमिनेंट है वहाँ पे, क्वीन डोमिनेंट है, क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना होगा आपने, बट फिर भी वहाँ पे पार्लियामेंट का भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, यूरोप का अलग है, बाकी कंट्रीज़ का, फ्रेंच का अलग है, यूके का बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस तरीके का नेशन सिस्टम ऑलरेडी देखोगे। बस वहाँ पे 2 मूवमेंट हुए थे, मैंने आपको बताया, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एंड कैथलिक मूवमेंट। वो इस बुक के अंदर दे नहीं रखा है, आई होप वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, नाउ अब विजुअलाइजिंग अ नेशन, नेशन का क्या मतलब होता है। अब वहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नेशन ऐसा होना चाहिए जो फ्रांस रेवोल्यूशन ने बोला है, इस प्रिंसिपल पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि नेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फीमेल का भी रोल हो, ट्राई कलर फ्लैग हो, जहाँ पे नेशनल एंथम हो हमारा कोई। ठीक है, इस तरीके का नेशनलिज्म होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जर्मनी जैसा होना चाहिए, जो कहीं से निकल के बना हो, जिसने नेशन स्टेट बनाया हो। तो काफ़ी डिफरेंट आपको वो देखने को मिलेगी। अच्छा, एक डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट। ठीक है, ये यूपीएससी ने नहीं पूछा, बट ये कई बार मॉक जो आप टेस्ट देते हो ना उसके अंदर पूछा जाता है, और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कभी आपको ये पता होना चाहिए कि नेशन और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको ज़रूर करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट, और इंडिया क्या है, नेशन है या नेशन स्टेट है। इंपीरियलिज्म वाली भावना, अब इंपीरियलिज्म और कोलोनाइजेशन ये 2 बड़े टॉपिक हैं, इनको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करेंगे। कोई भी एनसीईआरटी के अंदर उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। देखिए आप ये ध्यान रखना, इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म में भी डिफरेंस है, बट अभी अब बात आप ये ध्यान रख लेना कि इन दोनों का ये मतलब होता है कि कोई सोर्स कंट्री दूसरी कंट्री को जाके डोमिनेट करती है फॉर इकोनॉमिक मोटिव, पॉलिटिकल मोटिव,
उसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अब जब लोग, अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे ब्रिटेन आए थे, हमें कोलोनाइज किया था, लेकिन हम लोगों में नेशनल वाली अवेकनिंग आई थी ना। तो हाउ नेशनलिज्म डेवलप, हाउ नेशनलिज्म अवेकन द सोसाइटी, है ना। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ब्रिटेन नहीं रहे यहाँ पे, वो चले जाए, हमें अपना अधिकार है कंट्री को फ्रीडम करने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक इम्पीरियल नेशनलिज्म जो होता है वो एक कॉज होता है, या फिर नेशनलिज्म हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो सिमिलरली बाल्कन कंट्रीज जो है, अब आप ये बात ध्यान रखना कि ना फ्रांस में कितना भी एनलाइटनमेंट हो सोसाइटी, या फिर जर्मनी में लोग कितने भी एनलाइटनमेंट हो, लेकिन वहाँ के लोगों में ना प्रॉफिट मोटिव भी हमेशा था। अब ब्रिटेन कितनी एनलाइटन थी, लेकिन ब्रिटेन ने फिर भी कॉलोनीज बना रखी थी ना अलग अलग जगह। फ्रांस ने इतनी एनलाइटन थी, फिर भी उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाना चाहा ना। स्पेन, और उसके बाद स्पेन भी, पोर्तुगल भी, पोर्तुगीज़ जिनको हम बोलते हैं, है ना, उन्हें दूसरी कंट्रीज़ को तो कॉलोनीज़ बनाया ना। अफ्रीका में तो आज तक कोलोनाइजेशन, मतलब इनडायरेक्ट कोलोनाइजेशन होता है ना। तो वहाँ के लोगों ने कॉलोनीज़ तो बनाई बनाई, ठीक है। तो सिमिलरली बाल्कन कंट्रीज़ जो है ना, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चेकोस्लोवाकिया, नीचे वाला एरिया, हर्ज़ोगोवानिया वगैरह, है ना, बहुत सारे एरियाज़ आप देख लेना, रोमानिया, सर्बिया, ये वो वाला पार्ट, ठीक है। वहाँ पे भी ना ऑस्ट्रिया ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, रशिया ने अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रखा था, इस तरीके से ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट डोमिनेशन क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो इन लोगों में भी तो अवेकनिंग आ रही है, लोग आज़ाद हुए। अभी ध्यान रखना, जो एनलाइटन हो गए थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज में जाके कॉलोनी बनाई, क्योंकि उनका मोटिव, उनको समझ आ गया था कि हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि उन्होंने एनलाइटनमेंट की वजह से मर्केंटाइलिज्म स्टार्ट किया, मर्केंटाइलिज्म से उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग आइडियोलॉजी शुरू की, उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के उनको कहा था कि चलो हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं, फिर उनको प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट की वजह से उन्होंने स्लेव ट्रेड किया, स्लेव ट्रेड की वजह से उन्होंने कॉलोनीज बनाई, ठीक है। अब यूरोप की कंट्रीज में जो कमज़ोर कंट्रीज थी कुछ रेशियली, इकोनॉमिकली, रशिया ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने उनको भी बनाया कॉलोनी। तो ये जो बाल्कन कंट्रीज़ है ना, उनका हमें सबसे ज़्यादा वो देखने को मिलता है नेशनलिज्म यहाँ पे अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, ठीक है। और एक ये मेन कॉज भी था वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक है। बहुत सारे रीजंस थे वर्ल्ड वॉर 1 के, बट ये इमीडिएट कॉज हम इनको बोल सकते हैं। ये देखिए, दिस लीड्स टू द स्टोरी ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ नाम दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो 1914 के अंदर डिज़ास्टर हुआ था, डैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1। उसके इम्पैक्ट बहुत ख़राब हुए थे, उसके इम्पैक्ट जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और अच्छी हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हर एक कंट्री की अपनी सोवरेंटी है, अपना एग्जिस्टेंस है, जो कि उसको बना के रखना है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। अब नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये टॉपिक हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी में कर रखे हैं, वो रिपीटेटिव टॉपिक है, जो कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था आज कि अभी जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो रिपीटेटिव टॉपिक्स पे शुरू होंगे, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया आपको दिखाई देता है। नेशनलिज्म इंडिया में हमें एक बहुत सारे मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हमें खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि हमें बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है, ठीक है। बट स्टिल आई रिकमेंड यू कि आप इन चैप्टर्स को पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। नाम याद होने चाहिए, नाम दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा हाँ मज़ीनी नाम का कोई आदमी था, हाँ कहीं तो सुना है, जॉन कैनेडी कहीं तो सुना है, खिलाफत मूवमेंट कहीं तो सुना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इस तरीके से ना पता होना चाहिए, ठीक है। सत्याग्रह सबको ही पता है, सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने बनाया था, मूवमेंट चालू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक के रूल को तोड़ के नमक बनाना, ठीक है। दांडी मार्च यात्रा भी बोलते हैं उन्हें। तो ये सारे मूवमेंट जो हैं वो ये दिखाते हैं कि हमें ना किस तरीके से हमारे अंदर नेशनलिज्म वाली भावना थी। और ये चैप्टर जो है वो स्पेसिफिकली गांधी जी के लिए
को डेडिकेट किया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी मोमेंट गांधी जी ने लीड किए थे ना उसके बारे में। फिर उसके बाद रॉल्ट एक्ट, एक एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सारी स्टोरीज तो आप मूवीज़ वगैरह में देखते ही हो, ठीक है। बट यहाँ पे इनका ना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों किया गांधी जी ने? नॉन कॉपरेशन का मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना, बट डू नॉट यूज़ द वायलेंस। बट इसमें वायलेंस हुआ तो गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी ने बोला बॉयकॉट करो, यूज़ ना करो पब्लिक सर्विसेज, जो करना है वो करो, बट वो नहीं करना है आपको, वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम पे मूवमेंट के अंदर हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विमेन ने किया, आर्मी ने किया, टाउन्स में फैला, पार्टीज़ बनी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। रिबेलियंस हुए थे, हमने ट्राइबल रिबेलियंस तो पढ़े ही थे, पीजेंट रेवोल्यूशन भी पढ़े थे, है ना। पीजेंट रिवोल्यूशन और रिबेलियंस हम वैसे स्पेक्ट्रम के अंदर डिस्कस करेंगे ज़्यादा। एक बार आपको मेजर कॉज समझ आ गया, सदर्न इंडिया के अंदर मूवमेंट हुए थे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुए थे। फिर प्लांटेशन के अंदर बात की गई थी, प्लांटेशन वर्कर्स जिनको पीजेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट बोला जाता है, आसाम के अंदर, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर डेवलप हुए, ठीक है। वहाँ पे क्या करते थे, मैंने आपको बताया था ना, प्लांटेशन के अंदर आपका इंडेंटर्ड लेबर की तरह काम करवाते थे। इंडेंटर्ड लेबर का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो फोर्सफुली जिनको काम करवाया जाता है। तो ब्रिटिशर्स को अपने मोटिव चाहिए था। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के अंदर, 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर डिस्कस किया था, फाइनल चैप्टर, उसके अंदर हमने ये बात की थी ना कि ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट कट करने थे, क्यों? अपने मोटिव के लिए, साल, सागवान, ये सब कट करने थे इन ट्रीज़ को। तो वहाँ का जो ट्राइबल है वो क्या करेगा, रीलोकेट होगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा उन्हें, बट कुछ नहीं हुआ उनको, वो ट्राइबल का कल्चर ख़त्म होता होता जा रहा था। एंड दे फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर जो कि समझ के बाहर है। हर ट्राइबल का अलग अलग कल्चर होता है, राइट। उसके बाद वो गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड यूज़ करते थे, तो ब्रिटिशर्स को मारते थे इस अलग अलग पत्थरों से, तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्रिमिनल ट्राइब भी घोषित कर दिया। और ब्रिटिशर्स कुछ ट्राइब्स को फोर्सफुली प्लांटेशन में लेके जाते थे कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, गोली मार दी जाती थी, फैमिली को मार दिया जाता था। तो उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो मूवमेंट हुए थे इनको, वो पीजेंट मूवमेंट थे, ट्राइबल मूवमेंट थे, जो कि हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन मूवमेंट्स को गांधी जी ने सपोर्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने फिर सॉल्ट सत्याग्रह किया। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अदर लीडर्स भी मिलते हैं, मोतीलाल नेहरू, CR दास, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी आपको उनका देखने को मिलेगा। देन साइमन गो बैक, साइमन कमीशन आया, स्लोगन उन्होंने इंडिया ने दिया साइमन गो बैक। क्यों दिया? उसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करे थे कि इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए। डिस्कस करेंगे हमें, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस दिया था इंडिया को, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनियन स्टेटस? फिर सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा हुई थी। सॉल्ट क्यों चूज़ किया गया था, नमक क्यों चूज़ किया गया होगा? आपने कोई सोचा मिर्ची क्यों नहीं यूज़ की गई? कभी भी मिर्ची बना लेते, हल्दी बना लेते, नमक को क्यों बनाया गया, है ना? देश का नमक क्यों बनाया गया, है ना? तो आप ये डिस्कस करेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। ये पूरा रिपीटेशन है जो कि हमने 9th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा है, कंप्लीट रिपीटेशन। अब देखो ऐसा नहीं है, कोई मोमेंट होता है ना तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं। अभी जो किसान मूवमेंट हुए थे, पूरे इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। जो भी किसान मूवमेंट हुए थे, लाल किले पे जो हड़तालें हुई है, मूवमेंट हुआ है, उसको पूरे इंडिया ने नहीं सपोर्ट किया है, कुछ तबके ने सपोर्ट किया है। कुछ तबके का माना था गलत है। आम आदमी पार्टी ने जो मूवमेंट किया था, करप्शन, एंटी करप्शन मूवमेंट, उसको सबने नहीं सपोर्ट किया था। हर हर एक व्यू पॉइंट, सबका हर एक क्लास का, हर एक सोसाइटी का अलग अलग व्यू पॉइंट था उन मूवमेंट्स को लेके, ठीक है। तो कुछ लिमिट्स भी थी, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। कोई प्लान नहीं था इसका। गांधी जी का बोला जाता है कि ऐसा कोई सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को लेके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था मूवमेंट। ऐसे ही वो निकल पड़े यात्रा के लिए और कुछ लोग उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा नहीं किया, कोई प्लान वे में नहीं किया गया था, ठीक है। मोस्टली अपर कास्ट के लोग ज़्यादा थे। फिर आप देखो कि पूना पैक्ट आया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर और गांधी जी, गांधी जी का रोल काफ़ी ज़्यादा आप पढ़ोगे, क्योंकि गांधी जी ने जो
15 से रोल प्ले किया है ना 1947 तक, वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से किया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल दिए हैं लोग उनको, कुछ लोग उनको साधु मानते थे, कुछ लोग उनको मानते थे कि क्या है, लेकिन उन्होंने विदाउट होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशन, वो कभी आज तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल पोजीशन को होल्ड नहीं किया, उसके बाद भी इतने सारे मोमेंट्स लीड किए। 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट है उसके उनके, नॉन कॉपरेशन मोमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट एंड क्विट इंडिया मोमेंट। आप जो आज बोलते हो ना करो और मरो, करो या मरो, डू और डाई, डू एंड डाई नहीं, डू और डाई, ठीक है। तो वो जो मोमेंट है वो ये स्लोगन गांधी जी ने ही दिए हैं। तो गांधी जी का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। उन्होंने अलग अलग तरीके से ना अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि आज भी वैलिड है। अहिंसा हम अपने पंचशील प्रिंसिपल में यूज़ करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अहिंसा का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, धर्मा का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, नॉन वायलेंस अहिंसा मतलब, ठीक है। आज आप देखो जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, अन्ना हज़ारे मूवमेंट नहीं जो हुआ था, वो जो है वो बिल्कुल सत्याग्रह पे ही बेस्ड था, बिल्कुल यही बोला गया था, ठीक है। नाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का मतलब ये होता है कि लोगों का मतलब है कि यूनिटी कैसे होनी चाहिए। अब यूनिटी लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आप लोग एक्सप्रेस करते हो कि क्लास को बंक करके, यूनिटी है भाई, नहीं जाएंगे, अटेंडेंस सिस्टम है ना। कुछ लोग यूनिटी एक्सप्रेस करते हुए पोएम्स, ड्रामा, डांस, तो इस तरीके से ना यूनिटी आप देखने को आपको मिलती है, ठीक है। अब उसके बहुत सारे सिंबल्स बन जाते हैं। अब वो सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, कोई भी एक उसका डिसरेस्पेक्ट करेगा, अगर आप दोनों में यूनिटी नहीं है फिर भी आप खड़े हो जाओगे कि हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई हमारे नेशनल फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट करने की। ऑल्दो आप लोगों में लड़ाई है आपस में, बट फिर भी तो ऐसे है ना सिंबल्स दिए जाते हैं नेशनल मूवमेंट्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे सिंबल्स दिए गए थे, मैंने आपको अभी बताया था ना वो प्ले प्लांट जो ट्री उन्होंने किया था जर्मनी के अंदर। सिमिलरली हमारे नेशनल मूवमेंट्स के अंदर भी ऐसे सिंबल दिए गए, मदरलैंड, भारत माता, वंदे मातरम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम इसी टाइम पे लिखे गए थे, कंपोज किए गए थे। तो ये एक यूनिटी के सिंबल हमें दिखाई देते हैं। फोक सॉन्ग्स, अब देखो यहाँ पे भारत माता है, और भारत माता को किनके साथ दिखाया गया है, लायन के साथ, लायनस बोल दो, लायन बोल दो, इट इज़ अ सिंबल ऑफ व्हाट, स्ट्रेंथ, है ना। हाथी के साथ दिखाया गया है, सिंबल ऑफ इंटेलिजेंसी, इस तरीके से देखो वीणा बजाते हुए, सिंबल ऑफ म्यूजिक का सिंबल, इमोशंस, कमल तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, कि नेशनल बिलोंगिंग्स का क्या मतलब है। आई थिंक एक चैप्टर और रहता है, हाँ, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, ठीक है। ये हमने इकोनॉमिक्स में कवर कर रखा है, बट स्टिल इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चैप्टर तो ख़त्म करना ही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नेशनल मूवमेंट जो चल रहा होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम सोसाइटी और इकोनॉमी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप एज अ इंडिविजुअल हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ये आपका एक एस्पेक्ट है, बट आपका दूसरा एस्पेक्ट है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तीसरा एस्पेक्ट है कि आप मेले कौन सा जाते हो, चौथा एस्पेक्ट है कि आप डांस करते हो, म्यूज़िक सुनते हो, ड्रामा देखते हो, ये आपका दूसरे एस्पेक्ट्स है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी एक आपका अलग चीज़, अलग एस्पेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स के अंदर भी। नाउ अभी जो मोमेंट है, अभी जो हमारा वर्ल्ड है वो एलपीजी वाला है ना, हर जगह आप देखो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, देखोगे आप तो उससे पहले क्या था, उसके पहले क्या था, हमने थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे देखा था हिस्ट्री पढ़ते वक्त कि पहले हम बार्टर सिस्टम करते थे, फिर ट्रेड सिस्टम करने लगे, फिर धीरे धीरे करेंसी आई, कॉइन्स आए, लाइक दैट, ठीक है। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सिल्क रूट के बारे में, ठीक है, कि सिल्क रूट कैसे कनेक्ट करता था, चाइना से स्टार्ट होता था, इंडिया आता था, सेंट्रल एशियन जाता था कंट्रीज़, फिर यूरोप के रोम तक जाता था, ठीक है। तो सिल्क रूट को अगर हम आप आज प्रेजेंट एग्जांपल से लिंक करें तो आज आप देख लो चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी जो है OBOR, उसको वही बोलता है वो कि हमारा एशियन रूट को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो सिल्क रूट ने क्या किया, लिंक किया चाइना को एशिया के बाकी कंट्री से, नॉर्दर्न अफ्रीका से और यूरोप से, ठीक है।
इस तरीके से गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब जब ट्रेड ट्रांसफ़र होगा तो आपको डेफिनेटली फूड ट्रांसफ़र होगा भाई। आज अगर मैं कहीं जाती हूँ जहाँ पे लेट्स से स्पैगेटी बहुत फेमस है, मैं लेके आऊँगी ना अपने इंडिया के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं दुबई, जाते हैं दुबई की चॉकलेट्स लेके आते हैं जिसके अंदर डेट्स होते हैं वहाँ की चॉकलेट्स में ज़्यादातर। तो वो जब चॉकलेट्स लेके आते हैं तो आपको पता कैसे चला? क्योंकि कोई लेके आया है, वहाँ का चीज़ें ट्रैवल हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। तो सिमिलरली ट्रेड की वजह से ना लोगों का कल्चर ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल होता है, फूड ट्रैवल होता है, सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पोटैटो इंडिया में नहीं उगता था, पोर्तुगीज़ लेके आए थे। देन चाय, टी, कॉफ़ी, ये हमारे यहाँ की क्रॉप्स नहीं है, ये टेम्परेट क्रॉप्स है यार। आप चाय कॉफ़ी कब पीते हो? ठंड में पीते हो ना, गर्मियों में नहीं पीते हो। तो जब ठंडी वाले एरिया में कोई चीज़ मिल रही है, टेम्परेट रीजन में पी जा रही है ना, इंग्लिश टी लिखी होती है, आप देखना। टाटा टी तो बहुत बाद में आई, ठीक है। लिप्टन देख लो आप, टेटले देख लो, ब्रिटिश इंग्लिश कोलंबियन टी देख लो। तो सारी चीज़ें आपको टेम्परेट रीजन की टी हैं ये, ठीक है। हमने वो तो ब्रिटिशर्स ने उनको दूध मिलवा दिया कि यहाँ के लोग दूध बहुत पीते हैं, चलो चाय में दूध डालो, लोग को अच्छा लगा और चाय बन गई, चाय पे चर्चाएं होती है, ठीक है। तो आप देखो फूड ट्रैवल करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। कुछ लोग नूडल्स, अब यार नूडल्स का हमारी क्रॉप्स है, हम तो वो खाते हैं जवे जिनको बोलते हैं, लेकिन आज नूडल्स खाई जाती है चिंग मसाला, चाइनीज़ मसाला डाल के मैगी मसाला। आपको पता होगा कि शायद है ना 6-7 साल पहले मैगी को इंडिया में बैन भी कर दिया गया था, ठीक है। चाइनीज़ प्रोडक्ट और भी बहुत सारे रीज़न थे, उसके अंदर एक MCG यूज़ होता है, वो काफ़ी ख़तरनाक होता है इसकी वजह से। पर आप देखो फिर से अभी लोग अलग अलग तरीके के नूडल्स खाते हैं, चिंग नूडल्स, मोमो, लाइक दैट। फूड ट्रैवल करता है, क्यों? क्योंकि आप इंसान ट्रैवल कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। ये देखो ग्राउंडनट, सोया, मेज, टमाटो, चिली, ये हमारे एंसेस्टर को पता ही नहीं थे। पूछना कभी पता था टमाटो क्या, ये पोटैटो क्या होता है, फ्रेंच फ्राइज जिनको बोलते हैं, है ना। उसके बाद आप देख लो चिली डालते हो ना, सूखी मिर्ची, हमारे यहाँ तो बेगी मिर्च होती है, वो लोग डालते हैं ना ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो भी नहीं पता, इट्स नॉट आवर क्रॉप, वो बाहर से आती है, ठीक है। वो फूड ट्रैवल करता है बाकी हर कंट्री से दूसरी कंट्री में। डिजीज़ेस ट्रैवल करती है, बिल्कुल। कोविड इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवलिंग डिजीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद अभी देखो H1N1 भी आ रहा है, ये आप डिजीज़ेज भी ट्रैवल करती है ना वाई पीपल वेयर मास्क, ट्रांसफ़र ना करे, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। अब यूरोप के अंदर एक डिजीज़ ने ट्रैवल किया था जिसको हम बोलते हैं ब्लैक प्लेग, उनको बोलते हैं, वो उनको ब्लैक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। वो आई थी अफ्रीका से, चूहों का प्लेग फैल गया था अफ्रीका से यूरोप में। उस टाइम पे यूरोप में एकदम तबाही मच गई थी डार्क फेस के अंदर, ठीक है। मील्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्मॉल पॉक्स हमारे यहाँ का नहीं है, वहीं से आया है, ये ख़त्म हो गया लेकिन अब इंडिया में तो ये स्मॉल पॉक्स इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉवर्टी भी ट्रांसफ़र होती है अगर आप कहीं ट्रेड करने जाते हो, कुछ नहीं मिलता है, ओब्वियसली खाली हाथ आते हो आप। जैसे कि अभी US ने बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया है, बेचारे, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में क्या चला, देखो सिंपल है, लेबर्स का माइग्रेशन होता है, ठीक है। अगर हम इस दौरान देखते हैं, इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, लेबर्स का माइग्रेशन हुआ है, इंडेंटेड लेबर जो मैंने आपको बताया, स्लेव ट्रेड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था। वर्ल्ड इकॉनमी धीरे धीरे शेप लेने लगा, कहीं पे फेमाइन चल रही थी, बट कहीं पे मर्केंटाइलिज्म भी तो चल रहा था, कहीं पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी तो हो रहा था ब्रिटेन के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, राइट। तो वहाँ पे जब रिवोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वर्किंग क्लास एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है, मिडिल क्लास मूवमेंट जो है वो चालू हो रहे हैं, लाइक दैट, फॉर द बेटर फ्यूचर। कई जगह आपको ड्रामेटिक चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। कहीं पे आप देखते हो वीट उग रहा है, कहीं पे कॉटन उग रहा है। तो आपको धीरे धीरे ट्रेड वाइज भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, धीरे धीरे आपको टेक्नोलॉजी की चीज़ें देखने को मिलती है कि किस तरीके से पहले
फार्म में जो उगाया जाता था वो डायरेक्टली बेचा जाता था लोगों को। जैसे टमाटर उगाया गया तो फार्म टू अस है, जो कि आजकल लोग क्लेम करते हैं, कंपनीज क्लेम करती है डायरेक्ट फार्म टू यू, है ना। लेकिन जनरली अगर हम देखते तो फार्म टू मार्केट आता है ना, आप मंडी में जाके जो सामान खरीदते हो वो फार्म से आता है, उसके बीच में भी 1-2 प्रोसीजिंग होती है, उसके बाद आपको फाइनल मिलते हो, फिर आप कंज्यूम करते हो उसको। तो अब जो है वो धीरे धीरे मंडी से माल कहाँ जाने लगा, फार्म से मार्केट जाने लगा। मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। मार्केट से फिर इंसान लोग प्रॉफिट कमाने लग गए, जो वो 20 रुपये में खरीद रहे हैं वो उसको 40 में बेच पा रहे हैं कंज्यूमर को, तो 20 रुपये का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट मोटिव है ना, इस प्रॉफिट मोटिव की वजह से आपका मर्केंटाइलिज्म, प्रॉफिट और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ गया। भाई पहले आपका सिंपल चला रहे थे मशीनों को, तेल डाल के पानी डाल के, फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई। स्टीम इंजन एकदम तबाही मचा दी कि अरे ऐसे भी इंडस्ट्रीज़ को और पावर लूम्स को वो काम किया जा सकता है। पहले हैंडलूम थे, अब पावर लूम आ गए, अब तो क्या क्या आ गया है। इमेजिन करो पहले क्या थे, ऐसे घुमाने वाले फ़ोन थे, फिर डायल वाले आए, है ना, फिर कॉर्डलेस आए, फिर फ़ोन आए, अब तो क्या ही आ गया, तो एआई आ गया है ना। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। हैंस ट्रेड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से आपका धीरे धीरे, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे आपका कोलोनाइजेशन भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, जो लाइवलीहुड को ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट कर रहा था, है ना। उसमें कॉलोनीज़ पे कॉलोनीज़ बनाई है, यूरोप ने हर जगह कॉलोनीज़ बनाई है। एंड आयरनी तो ये है कि यूएसए खुद एक कॉलोनी था, फिर भी यूएस ने बहुत कॉलोनीज़ बनाई बाद में। आप जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर देखते हो, इनफैक्ट सदर्न ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखते हो, अमेरिका ने कॉलोनीज़ पे कॉलोनीज़ बना रखी है। इनफैक्ट सदर्न अमेरिका को भी अमेरिका ने कॉलोनीज़ बनाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। प्लेग फैलता है, बिल्कुल कैटल प्लेग फैलता है। ये देखो इस तरीके से जा रहे हैं, गोल्ड माइंस कैसे लेके जा रहे हैं। अफ्रीका से स्लेव ट्रेड होता था, ये देखो प्लांटेशन में कैसे काम कर रहे हैं, डिज़ास्ट्रस कंडीशन, है ना। और ब्रिटिशर्स ने तो यहाँ पे ना इनहेरिटेंस लॉ भी बना रखे थे। मोस्टली ब्रिटिशर्स ने ना सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई है। इंडेंटेड लेबर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, जो कि इंडस्ट्री वाले साइड पे या फिर एग्रीकल्चर में माइग्रेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, इंडेंटेड लेबर्स, ठीक है। सिस्टम तो आज भी ऐसा ही चल रहा है, देखो इस तरीके से इनकी कंडीशन होती थी, फ़ोटोज़ ऐसे क्लिक की जाती थी, इनको एक एरिया से दूसरे एरिया में इनको ऐसे लेके आया जाता था, देखो। इस पे काफ़ी मूवीज़ बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे, डॉक्यूमेंट्रीज टाइप, आप देख सकते हो। कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट अब्रॉड शिफ्ट हो गए देखते हो ना, किसी के चाचा मामा यूएस रह रहे हैं, यूएस रिटर्न है, अमेरिका रह रहे हैं, या फिर आपका यूरोप रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव सबसे ज़्यादा था, वहीं शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आजकल फ़ंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं, हवाला ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं। ग्लोबल सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था कोलोनाइजेशन में, ठीक है। हमारा तो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ही सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये ईस्ट इंडियन कंपनी का हाउस देखो लंदन के अंदर है, फिर हम यही कंपनी आई थी हमारे इंडिया के अंदर। इट वाज अ कंपनी बाय द वे, क्योंकि ट्रेड मोटिव से आए थे ना, पॉलिटिकल कंडीशन उन्होंने बाद में डेवलप की थी। अब फैक्ट्रीज जहाँ बनाएंगे तो वहाँ फैक्ट्री सिस्टम होगा, जैसे उन्होंने सूरत में बनाई, हुगली में बनाई, तो अलग अलग फैक्ट्री सिस्टम वो आपको देखने को धीरे धीरे मिलेगा। वॉर के अंदर क्या हुआ, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट जो हमेशा नेगेटिव था, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी वॉर का इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये हो सकता है कि हाँ सबक ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे। बट नेगेटिव इम्पैक्ट और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इकॉनमी पे पड़ता है, ठीक है। अब वो इकॉनमी पे जो कंडीशन था, वो लोगों ने कैसे, लोगों की जान जाती है, डेथ होती है, इनजस्टिस होता है। आपको पता है कैसे कैसे वॉर किए गए थे, आप देखोगे उन्होंने वॉर किए थे, मतलब ऐसा नहीं है वो ऐसे आए और अटैक कर दिया 4 सालों तक, 4 साल तक कंटिन्यू वॉर चल रहा है। तो सोल्जर्स कैसे कैसे कंडीशन में रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने फ्रांस पे अटैक किया है सोल्जर्स ने, तो वहाँ पे फ्रांस में उनको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। भाई वो तो लड़ने मरने के लिए खड़े हैं ना। गड्ढे खोद खोद के ज़मीनों में उस पर अपने आप पे धूल मिट्टी बिछा के वो लोग एकदम सीक्रेटली सोते थे इस तरीके से। काफ़ी डिजीजेस फैली थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। इट वॉज अ मोस्ट डिजास्टर्स वॉर।
ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी अपनी रिकवरी की, कंट्रीज़ ने। रिकवरी कब की जाती है? जब कोई आपको इंजरी होती है, राइट। तो रिकवरी करना चालू किया। जर्मन ने अपने सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे काम किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे काम किया। ब्रिटेन ने अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग की, फ्रांस ने भी अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। जापान ने अपना वॉर पे काम किया कि जापान ने अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की। मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए काम किया गया। वहीं पे यूएस का आपको मैंने बताया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था रियल स्टेट की वजह से। अब यूएस में कुछ क्रैश हुआ है तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ रहा है। यूरोप पे पड़ रहा है तो इंडिया तो पड़ ही रहा है, क्योंकि इंडिया की तो कॉलोनी थी। तो ब्रिटेन को जब नुकसान हो रहा है हाँ यूरोप के अंदर, तो इंडिया से और माल लेके जाया जा रहा है और हम पे और जुल्म किए जा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी इकोनॉमिक्स में भी, और उसी पे भी फोर्ड वगैरह सब। उसी टाइम पे कार का डेवलपमेंट चालू हुआ। कार जो आप देखते हो ना आज, फोर्ड, वॉक्सवैगन वगैरह, इसी टाइम पे डेवलप हुई थी। ये देखो सोल्जर्स, फैमिलीज़ क्या क्या हैं, बिल्कुल होमलेस हो जाती हैं फैमिलीज़। ग्रेट डिप्रेशन भी इसी टाइम पे आया था, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जिसने इकॉनमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गए थे, फूड शॉर्टेजेस थी। देखो इस तरीके से जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे वो किस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं, इनको बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इनको बेनिफिट मिला था, ठीक है। वो खड़े हैं ऐसे लाइन में, देखो जिनके पास कल घर थे उनके पास कुछ नहीं है। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हम महंगे हो गए थे, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। ये चीज़ आपको दिखाई देती है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? जर्मनी, इटली, मैंने आपको बताया था कि एक्सिस पावर और अलाइज पावर। अलाइज पावर मतलब जो जीत गई थी, और जो साथ में थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस। यूएस की एंट्री बहुत बाद में हुई थी, लेट। और एक्सिस पावर मतलब जो हार गई थी, जर्मनी, जापान और इटली, ये साथ में लड़ रहे थे। मैंने वो लास्ट क्लास में पूरी स्टोरी बताई थी हिटलर के बारे में, उनके फिर क्या क्या सेटलमेंट किए। तो आपका एक इंस्टीट्यूट बना था, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अब आगे फ्यूचर में कोई वॉर नहीं होगा, पीस बना के रखनी पड़ेगी। देन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक यहीं से बने। आईएमएफ मतलब जो लोन देता है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है लेकिन वो डेवलपमेंटल वर्क के लिए लोन देता है, ह्यूमैनिटेरियन लोन देता है जनरली वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाने लग गया। रिकवरी कर रहे थे, और जर्मनी तो अभी चुकाया है थोड़े सालों पहले वर्ल्ड वॉर 2 पे उन पे जो भी सैंक्शंस लगे थे। धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखो धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया। तो अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ? 45 में, 47 में हमें आज़ादी मिल गई, ठीक है। तो धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन चालू हो गया, क्योंकि सब लोग इतना हार चुके थे एक दूसरे से लड़ते लड़ते कि आपको सबको शांति चाहिए थी। एंड दैट्स हाउ यूनाइटेड नेशन जो है उसका बर्थ हुआ, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछते हैं और जो कि आपको पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की बिगिनिंग हुई, ऑल्दो हमने नहीं शुरू की थी, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था ग्लोबलाइजेशन में। हमने 50 साल लिए, क्योंकि हम अपनी इकॉनमी को रिकवर करना चाहते थे, अपनी कल्चर, सोसाइटी और पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करना चाहते थे। उसके बाद हमने एलपीजी 1991 में स्टार्ट किया था ग्लोबलाइजेशन, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने ग्लोबलाइजेशन पहले ही चालू कर दिया था, जैसे कि चाइना। तो यही चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टॉपिक में ना ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। ये वही चीज़ें जो अब तक हमने डिस्कस की है, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज़ कैसे, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या चाहिए आपको। रेलवे चाहिए, मशीन चाहिए, कैमरा चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चालू हुई, ठीक है। पहले ब्रिटेन में चालू हुई थी, फिर धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट जो है वो हमें बाकी कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं, और वो कंटिन्यू चलता रहता है। देखो पहले ऐसे ट्रेड होता था, हाथ से बुनते थे। जब कोई हाथ से बुन रहा होता है तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। लेकिन फिर इसके ड्रॉबैक ये देखा गया कि एक ही काम में पूरी फैमिली लगी हुई है, बट आउटपुट उतना आ ही नहीं रहा है। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे जो होता है ना। तो फिर धीरे धीरे ट्रेड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया, तो पावर लूम डेवलप किए धीरे धीरे। पावर लूम में मशीनों से काम हो रहा है, तो हर मशीन पे अलग अलग लोग रो रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, सामान ज़्यादा बिक रहा है, कंजम्पशन फिर उसके बेसिस पे उसको बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है कम समय में, है ना। तो आपको ये दिखा जाता है। मर्केंटाइलिज्म जो है वो यहीं पे आपको देखने को मिलता है। फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ धीरे धीरे। कॉटन मिल सबसे ज़्यादा कॉटन पे ही स्टार्ट किया गया, हैंडलूम से स्टार्ट हुआ था, कॉटन से टेक्सटाइल पे गया, और टेक्सटाइल के बाद आगे हमने दूसरे काम शुरू किए, आयरन और इंडस्ट्रीज़ पे चालू किया, मेटल वर्क पे चालू किया। अब फैक्ट्री सिस्टम के भी कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल चेंजेस जो होने लगे वो धीरे धीरे होने लगे। धीरे धीरे मतलब पहले आपका मैंने बताया अभी फैमिली सिस्टम था, फिर धीरे धीरे आपका पावर लूम हुआ, पावर लूम के बाद फैक्ट्री के अंदर लोग जाने लग गए, है ना। फैक्ट्री के अंदर जब लोग जाने लग गए तो वहाँ पे आप हैव्स और हैव्स नॉट के बारे में आप देखोगे। जब हैव्स और हैव्स नॉट के बारे में देखोगे तो फिर आप देखोगे कि उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव क्या हुआ, जोग्राफिकल आइसोलेशन, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ देखोगे, फिर कोलोनाइजेशन देखोगे, नेशनल अवेकनिंग देखोगे, सारी चीज़ें आप देखोगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और है, उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया जो हमारी ट्रेडिशनल थी, उन चीज़ों पे फोकस किया गया जो कि जिनसे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। अब कॉटन से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो हम कॉटन ही उगाएंगे, चाहे हम ऊन उगा सकते हैं, ऊन नहीं उगाएंगे, हम कॉटन उगाएंगे क्योंकि कॉटन की डिमांड ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ में, है ना। तो हम कॉटन को फिर हाई प्राइजेस पे बेच रहे हैं, सिल्क को हाई प्राइजेस पे बेच रहे हैं, ठीक है। स्टीम इंजन का स्टीम पावर जो कि मैंने जस्ट आपको बताई, स्टीम पावर, पहले स्टीम पावर नहीं थी, पहले से कार्ड से धोया जाता था माल, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप ये देखो इस तरीके की सिस्टम थी, आयरन वर्क के अंदर इस तरीके से किया जाता था हैंड से। लाइफ ऑफ वर्कर ऑब्वियसली मिजरेबल होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इस तरीके की लाइफ थी, हाउसलेस, हंग्री। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले ये हुआ स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग हाथ से बुनते थे। जैसे गांधी जी को आप बहुत सारी बार देखा होगा आपने, गांधी जी को इन पिक्चर के साथ हाथ से खादी का यूज़ करना, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे स्टीम इंजन की वजह से यहाँ पे होने लगे कि अच्छा पानी डालते हैं और वो हमारा जनरेटर ऑन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक रिवोल्यूशन माना जाता है, इसीलिए इसको रिवोल्यूशन बोला जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कि इंडस्ट्री के अंदर एक रिवोल्ट आया, एक चेंजेस आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है। कॉलोनीज़ में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछा जाएगा कि वाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस ऑफ ब्रिटेन इज़ डिफरेंट दैन द अदर यूरोपियन कंट्रीज़। फ्रांस के अंदर अलग तरीके से हुआ था, जर्मनी में अलग से, ब्रिटेन में अलग से। ब्रिटेन में क्यों अलग हुआ था ये मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी आपको कि ब्रिटेन का क्या रीज़न थे कि ब्रिटेन के अलग थे। एक तो सबसे पहले आज ही मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह रहता है, आइसोलेटेड आइलैंड है। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, देन ऑब्वियसली क्या है वहाँ पे लोग मर्केंटाइलिज्म को सीरियसली लेंगे ना। फ्रांस में कब हुआ होगा, जब नेपोलियन रहा होगा तब हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था इंडस्ट्रीज पे। जर्मनी में कब हुआ होगा, जब जर्मन यूनिफिकेशन हुआ होगा तब अलग तरीके से हुआ होगा। रशिया में कब हुआ होगा, जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ होगा तब हुआ होगा, तब डिफरेंट तरीके से हुआ होगा, है ना। तो ये आपको जो है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस कंट्रीज़ में अलग। इंडिया का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अलग हुआ है। इंडिया में कब हुआ है, जब हम आज़ाद हो गए थे। टाटा स्टील, BHEL वगैरह, आप वहाँ पे देखोगे कि सबसे ज़्यादा हमने वहाँ पे फोकस किया। फिर चाइना में अलग हुआ है, चाइना में अलग हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही एक जनरल स्टोरीज है, ठीक है। वो आप ये सेल्फ स्टडी कर लेना ये चैप्टर को। ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें आप नोट्स बना सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या थे, वीवर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या हुआ था, वो सब आप इसमें आप देख सकते हो। लास्ट के 3 चैप्टर्स जो हैं सेक्शन 3 के लास्ट के, वो आप इनको इसी तरीके से देखोगे। रिलीजियस रिफॉर्म्स हम देखते हैं, डिबेट्स। अब रिलीजियस रिफॉर्म में हम जनरली इंडिया की बात करेंगे, जो कि हम स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोला, रिवाइवलिज्म क्या होता है और रिफॉर्म मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस बुक के अंदर ज़्यादा अच्छे से मेंशन नहीं किया गया। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, पहले लिटरेचर होता था, पेंटिंग्स होती थी, अब पेंटिंग्स, ड्रामा, थिएटर, वुमेन प्रिंट कर रही हैं हाथों के थ्रू। पेंटिंग्स जो है वो फॉर्म चेंज हो गए। पहले किससे की जाती, ताम्र पत्तों से, कलर से की जाती थी, अब वाटर कलर यूज़ किए जाने लग गए, जो कि हटे ना, ऐसे कलर्स यूज़ किए जाने लग गए। सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो हमें इन पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। पुअर लोगों की पेंटिंग्स पहले राजाओं की बनाई जाती थी। मैंने आपको बताया था ना कि राजा अपनी प्रेस्टीज बताता था पेंटिंग्स के थ्रू, क्या प्रेस्टीज है, क्या मंदिर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पुअर लोगों की पेंटिंग्स बनाई जाने लगी कि लोगों का प्लाइट दिखाने के लिए, कि लोगों का दुख देखो कितना है ना, लोग किस तरीके से देखो फैक्ट्री सिस्टम की वजह से परेशान हो रहे हैं, स्लेव ट्रेड की वजह से परेशान हो रहे हैं, कोलोनियलिज्म की वजह से परेशान हो रहे हैं, वो पोर्ट्रे किया जाने लगा एक अवेकनिंग वाली फीलिंग आने लग कराने के लिए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली तो सेंसरशिप भी होगी,
तो ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स रूल जो है वो हमारे पे लगा रखे थे, जैसे कि आज आप देखते हो कि मूवीज़ पे सेंसर रूल जो है वो लगते हैं, बट इसमें दे नहीं रखा है। दैट वी विल डिस्कस इन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये एनसीईआरटी इतनी छोटी है, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, और जो भी अब तक हमने पढ़ा है ना उसका प्रॉपर रिपीटेशन है यहाँ पे इस एनसीईआरटी में, कुछ नया नहीं दे रखा है। बट जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है ना, नेशनलिज्म क्या होता है, वो आपको 100% पढ़ना चाहिए। बाकी आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो कीवर्ड यूज़ करके, और इनको आप ऐसे राइटिंग के अंदर और मेंस आंसर राइटिंग के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग एनसीईआरटी के जो रूटीन है, जो मैराथन चल रही है, उसको फोकस कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो देखो, पॉज करो, नोट्स बनाओ। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा, पॉज किया, नोट्स बनाए, उसको खुद फिर बुक से पढ़ो। सिंपल है ये, ऐसे ही चैप्टर कवर हो जाएगा। 2 दिन मैक्सिमम लेके चलो कि 2 दिन में एक एनसीईआरटी कवर करनी है आपकी, ऐसे ही धीरे धीरे एनसीईआरटी जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ इनके प्रॉपर, ज़रूरी नहीं कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज लिखो आप, इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर वीक आप इनका क्या करो, प्रॉपर रिवीजन कर लो। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट होता है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो और हमसे चीज़ें पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।